दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उड़ान एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं गौरव मिश्रा आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों हम लोगों ने कल से अपने इस मंच पर एमसीक्यू की सीरीज विज्ञान की प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने बायोलॉजी का पिक किया था और फर्स्ट चैप्टर था हमारा सेल एंड टिश्यूज यानी कि कोशिका एवं ऊतक के बारे में। उससे संबंधित तकरीबन हम लोगों ने 20 से 21 प्रश्नों को हल किया। आज के इस सेशन में हम लोग सेल और टिश्यू के विषय में कुछ और प्रश्न देखने वाले हैं और इसी तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट या बड़े चैप्टर हैं जहां से सवाल पूछे ही जाते हैं, उन टॉपिक्स या चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे और जहां से थोड़ा सा है ना कम प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम लोग या उन चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे की तरफ है ना बढ़ चलेंगे। तो मेरा पूरा प्रयास है कि ये जो है ना आपके इस समय पर आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके ठीक पहले विज्ञान के तीनों खंड यानी साइंस के तीनों पार्ट है ना आप तक मैं एमसीक्यू के फॉर्म में पहुंचा दूं। है ना सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी पर बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा जो अगला सेगमेंट आएगा वो केमिस्ट्री या फिजिक्स होगा। तो इस तरह से हम लोग है ना सभी सेगमेंट को डिस्कस कर लेंगे। मैंने आप सबको कल भी बताया था कि उड़ान एकेडमी ये जो हमारी संस्था है ये भोपाल के इंद्रपुरी नामक स्थान पर स्थित है। आप चाहें तो यहाँ पर इंक्वायरी करके आप विजिट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस का भी आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी तैयारी के लिए एक बेहतर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और उड़ान एकेडमी की ये जो टीम आप देख रहे हैं ये आपके सपनों को साकार करने और आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये सदैव तत्पर है, ये सदैव उपस्थित है। तो आज के सेशन को आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं। आज हम लोग सेल एंड टिश्यूज यानी कोशिका एवं ऊतक के इस भाग 2 के प्रश्न क्रमांक प्रथम की ओर। और देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक प्रथम क्या कहता है, इस पर हम लोग बातचीत कहते हैं। तो ये हमारा सेल एंड टिश्यू का पार्ट 2 है और इसमें जो हमारा सवाल है या जो हमारा प्रश्न है वो क्या कहता है, जरा ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का एक प्रकार है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि आपके सामने यहां पर 2-3 स्टेटमेंट या 2-3 आपके सामने कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको ये छांटना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऊतक है जो कि संयोजी ऊतक का एक प्रकार यानी टाइप माना जाता है ना। तो जब भी हम बात करेंगे ब्लड यानी कि रक्त की, पहला अगर आप यहां जो है आप स्टेटमेंट देखें तो जो पहला स्टेटमेंट रक्त अर्थात ब्लड है, बिल्कुल ये एक संयोजी ऊतक है ना। दूसरे नंबर पर अस्थि यानी कि जो बोन है वो भी एक संयोजी ऊतक है और अस्थि बंधन यानी कि जो लिगामेंट वगैरह होते हैं वो भी एक तरह से अगर देखा जाए तो ये कहलाते हैं क्या है ना, ये कहलाते हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। इस आधार पर अगर हम सही जवाब की तरफ पहुंचे तो ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है कि 1, 2 और क्या तीनों सही है ना। क्या केवल 1 और 3 सही है या फिर केवल 3 सही है या केवल 2 और 3 सही है। तो हमने स्टेटमेंट को पहले ही डिस्कस कर लिया कि रक्त भी एक संयोजी ऊतक है ना, अस्थि भी एक संयोजी ऊतक है और साथ ही साथ अस्थि बंधन यानी जिसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं है ना, वो भी क्या है एक तरह से संयोजी ऊतक है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा है ना, 1, 2 एंड 3 होगा है ना। कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन यानी कि चर्चा के अंतर्गत एक बात मैंने आप सबको ये बताई थी कि जब भी हम एनिमल टिश्यू की बात करते हैं यानी कि जब भी हम जंतु ऊतक की बात करते हैं तो ये जो जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू है ये कितने प्रकार का होता है। तो मैंने कहा था कि ये होते हैं कुल मिलाकर 4 टाइप्स यानी कि ये 4 प्रकार के होते हैं है ना, जिसमें से पहले को हम लोग क्या कहते हैं एपिथेलियल यानी कि पहले को हम लोग क्या लिखते हैं है ना, इसे लिखा जाता है ना उपकला ऊतक है ना। दूसरे को हम लोग क्या लिखते हैं कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं संयोजी ऊतक। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है ना जो
टिश्यू या ऊतक होता है, इसको कहा जाता है क्या, मस्कुलर टिश्यू, है ना। और जो चौथे नंबर का टिश्यू होता है ये कौन सा होता है, तो ये होता है ना नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक, है ना। अब जब यहाँ पर सवाल को अगर आप देखेंगे तो ये संयोजी ऊतक के बारे में पूछ रहा है ना। संयोजी ऊतक का काम क्या होता है कि ऐसे टिश्यू यानी ऐसे ऊतक, है ना, जो शरीर के अलग अलग अंगों को, मतलब कि बॉडी के अलग डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का ये काम करते हैं। ऐसे टिश्यूज को हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं, है ना। अब ये जो संयोजी ऊतक होते हैं ना, ये कई टाइप के होते हैं। इनके भी जनरली 4 टाइप दिखते हैं, है ना। जैसे कि ब्लड यानी जो रक्त होता है ना। रक्त भी क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है ना। फिर उसके बाद एडिपोज टिश्यू यानी जिसको हम लोग वशीय ऊतक कहते हैं, है ना। और वशीय ऊतक का काम होता है कि ये फैट को स्टोर यानी कि ये फैट को जो है ना, ये संग्रहित करता है, उसे स्टोर करता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है कार्टिलेज, और कार्टिलेज जिसको हम लोग हिंदी में, है ना, उपास्थि ऊतक कहते हैं, है ना, वो भी एक तरह का टाइप होता है। और चौथे नंबर का होता है बोन टिश्यू यानी जिसे अस्थि ऊतक कहा जाता है ना। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो संयोजी ऊतक का एक प्रकार कौन सा है, तो ये तीनों ही संयोजी ऊतक के एक प्रकार, है ना, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जब भी हम टिश्यू यानी कि ऊतक की बात करते हैं तो टिश्यू या ऊतक का मतलब क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि टिश्यू का मतलब होता है ना ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स बोले तो क्या मतलब कि ऐसी कोशिकाएं या ऐसे सेल्स जो संरचना में एक जैसी हो, मतलब जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, है ना, जिनका आकार एक जैसा हो, है ना, जो एक जैसी ही दिखती भी हो, है ना, और उनका काम भी एक जैसा ही हो। ऐसी सेल्स जब आपस में मिलती हैं तो उन्हीं के मिलने से, है ना, एक यहाँ पर, है ना, टिश्यू बनता है और उस मतलब एक स्ट्रक्चर बनता है, और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, उसे टिश्यू कहा जाता है ना। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है ना, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, अच्छा, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस प्रश्न पर और भी, है ना, कुछ बातों को मेंशन कर दूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 4 प्रकार के ऊतक आप देख रहे हैं ना, इन चारों प्रकार के ऊतकों का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू ये ऐसे ऊतक होते हैं, है ना, जो शरीर के, है ना, आवरण की तरह काम करते हैं। जैसे हमारी त्वचा है ना, तो हमारी त्वचा को बनाने में जो ऊतक इस्तेमाल हुए हैं, है ना, उन ऊतकों को कहा जाता है उपकला ऊतक। इन्हें हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, है ना। शरीर के 2 अलग अलग अंगों को जोड़ने का काम ये संयोजी ऊतक करते हैं, है ना। मांसपेशियां, है ना, जिनसे बनी है, जिनसे हमारी मसल से डेवलप हुई हैं, उनको मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर, है ना, जिनसे, है ना, हमारे ब्रेन में, है ना, जो टिश्यूज पाए जाते हैं, है ना, जो हमारे मस्तिष्क में ऊतक देखने को मिलते हैं, उनको नर्वस टिश्यू कहा जाता है ना। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, है ना। अगर हम अगले सवाल की ओर आते हैं तो अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स, है ना, पुटिकाओं यानी वेसिकल के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है ना। पुटिकाओं या फिर सेल ऑर्गेनल्स का यहाँ पर जो है वेसिकल का मतलब क्या होता है, तो ये एक टाइप का, अगर देखा जाए ना, तो ये एक टाइप का वेस्ट या फिर ये एक टाइप का, है ना, ये अपशिष्ट होता है। और आप सबको मैंने कल के सेशन में भी ये बताया था, है ना। कल से हमारी बायोलॉजी की श्रृंखला शुरू हुई है ना। आप सब बने रहिएगा, है ना। हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेकर अभी आपके साथ हैं, है ना। जल्द ही हम लोग, है ना, थ्योरी फॉर्म में मैराथन क्लासेस भी लेकर आएंगे। उन मैराथन क्लासेस से आपका जो साइंस वाला पोर्शन है ना, 1 डे एग्जाम्स के लिए या जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, है ना, और जहां पर भी साइंस पूछा जाता है, उन सभी जगहों पर इन क्लासेस का आपको पूरा लाभ मिलने वाला है ना। ये तो एक एमसीक्यू क्लास है, अभी आपके सामने केमिस्ट्री का मैराथन आने वाला
वाला है। आपके सामने फिजिक्स का मैराथन आएगा, आपके सामने बायोलॉजी का मैराथन आएगा, और बीच बीच में है ना जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं है ना उनके शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस भी जारी होंगे, ताकि आपकी तैयारी को हम और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएं। तो जब हम अगले सवाल की ओर आते हैं, देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक, कोशिका अंगक मतलब सेल, आप जानते हो कि जिस तरीके से हमारा शरीर है ना कई प्रकार के अंगों से बना हुआ है, ठीक उसी तरीके से जो सेल यानी कि कोशिका है ना इसमें भी बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। उन्हीं अंगों में से कौन सा ऐसा अंग या ऑर्गन होता है ना जो कि वेस्ट यानी अपशिष्ट के भंडारण मतलब उनको स्टोर करके रखता है, संशोधन उसमें चेंजेस कर सकता है और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग वेसिकल्स। तो आप सभी लोगों को कल भी मैंने इस प्रश्न का उत्तर बताया था कि देखिए वेस्ट को इकट्ठा करने का काम है ना, वेस्ट को है ना अलग अलग जगहों से इकट्ठा करने का काम किसका होता है, गोल्जी बॉडीज का है ना, पैकेजिंग का काम। और वेस्ट को खत्म करने का काम किसका होता है, लयन का, जिसको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं है ना, जिसे आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है ना। और ये जो सवाल है यहां पर इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी है ना। अब आप देखिए तो ये एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है ना, और ये जो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो है ना, इस सेल के अंदर बहुत सारी संरचनाएं आपको दिख रही हैं है ना। सेल कुछ ऐसी है, और जब आप सेल को ओपन करते हैं, जैसे आपने कोशिका को खोला तो कोशिका के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा है ना। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको ये येलो कलर टाइप के दिख रहे हैं है ना, इन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं है ना, इन्हीं को गोल्जी अपार्टस या गोल्जी बॉडीज कहा जाता है। और इन्हीं का काम होता है कि सेल यानी कोशिका में जितना भी वेस्ट बनता है ना, सभी वेस्ट को अलग अलग जगहों से उठाकर रखना, और फिर उसके बाद लाइसोसोम आकर उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिलाता है, और वहीं से वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और वेस्ट है ना साफ हो जाता है। अब उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है ना। अब इस पर हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि किस ऊतक में बहुत ही मोटी काष्ठीय भित्तियां होती हैं, विच टिश्यू हैज वेरी थिक वुडी वॉल्स, यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो वह कौन सा ऊतक यानी कि कौन सा है ना वो टिश्यू होता है जिसमें बहुत मोटी काष्ठीय भित्तियां यानी कि लकड़ी की है ना, एक तरीके से वॉल अगर देखा जाए तो लकड़ी की वॉल होती है और ये बहुत मोटी होती हैं। ये किस प्रकार के टिश्यू या ऊतक में दिखाई पड़ता है, ऑप्शन ए पैरेन्काइमा है ना, जिसे हम लोग हिंदी में मृदूतक कहते हैं, दूसरा स्क्लेरेन्काइमा जिसे दृढ़ोतक कहते हैं, तीसरा कोलेन्काइमा जिसे स्थूल कोण ऊतक कहा जाता है, और अगला है अरेन्काइमा है ना, जिसे हम लोग है ना वायु ऊतक कहते हैं है ना। और इस प्रश्न को देखकर एक बात आपको फिर से समझ में आई होगी कि ये हमारे बॉटनी वाला जो सेगमेंट है वहां से उठाया गया ये प्रश्न है ना, ये भी है ना सेल और टिश्यू पर बेस्ड है। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर आप लोगों ने कल के सेशन को देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब होगा है ना स्क्लेरेन्काइमा है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ोतक के नाम से जिनको जाना जाता है ना। मैंने आप सबको एक बात बताई थी है ना, मैंने आप सबको ये कहा था कि जो प्लांट टिश्यू होता है यानी कि जो है ना पादप जो ऊतक होते हैं है ना, इन पादप ऊतक की अगर बात की जाए तो पादप ऊतक ये दो टाइप के होते हैं है ना, इनके दो प्रकार होते हैं है ना। दो टाइप में अगर आप देखो तो दो टाइप में एक क्या होता है, एक को बोला जाता है मेरिस्मेटिक है ना, एक को मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं है ना, इसे विभाज्योतिकी कहा जाता है, विभाज्योतिकी है ना ऊतक कहते हैं। और दूसरे नंबर पर जो होते हैं इनको हम लोग स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और ये जो स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट जो टिश्यू होते हैं उसके बहुत सारे टाइप होते हैं है ना, जिसमें से एक है ना कहलाता है पैरेन्काइमा, एक कहलाता है कोलेन्काइमा, एक कहलाता है स्क्लेरेन्काइमा
काइमा, और एक यहाँ पर क्या कहलाता है, एरेन काइमा, है ना। अगर हम पैरेन काइमा की बात करते हैं, है ना, पैरेन काइमा या फिर स्केलेरन काइमा या कोलेन काइमा और या फिर एरेन काइमा, ये सब एक तरीके के क्या हैं, है ना, ये सब एक तरीके के ये परमानेंट टिश्यू होते हैं। और परमानेंट टिश्यू मतलब मैंने आपको बताया था कि देखिए, अगर मैं बात करता हूं मेरिस्मेटिक यानी विभाज्योतकी ऊतकों की, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, उनका काम होता है कि जब कभी भी प्लांट के अंदर, है ना, नई सेल की जरूरत, नई कोशिका की आवश्यकता जब पड़ती है, तो वो टिश्यूज यानी वो ऊतक ऐसे होते हैं जो खुद ही विभाजित हो जाते हैं और नई कोशिकाएं बन जाती हैं, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज कहते हैं, है ना। वो नई कोशिकाएं बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, उनका मतलब होता है कि उनमें जितना कुछ भी प्रोसेस होनी थी अब हो चुकी है ना, वो एक जगह पर फिक्स हो गए हैं और वो प्लांट को मजबूती देने के लिए होते हैं, है ना। और उसी में से अलग अलग टाइप के ये होते हैं, जिसमें, है ना, अगर हम डिस्कस करें तो जो स्केलेरन काइमा होता है, ये स्केलेरन काइमा, है ना, इसमें पाया जाता है बहुत ही मोटी काष्ठीय भित्तियां, है ना, लकड़ी की वॉल्स इसमें देखने को, है ना, मिलती हैं। अब अगर आप एरेन काइमा की बात करेंगे तो एरेन काइमा कहां पर पाया जाता है, तो जो जल में पौधे, है ना, विकसित होते हैं, है ना, जो जल में पौधे, है ना, विकसित होते हैं, उनमें, है ना, हमें ये देखने को मिलता है। फिर उसके बाद कोलेन काइमा की अगर बात की जाए तो जो कोलेन काइमा होते हैं, है ना, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, एक तरीके से ये ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना। फिर उसके बाद, है ना, अगर देखा जाए तो पैरेनकाइमा, ये भी स्ट्रेंथ के लिए होते हैं, ये भी मजबूती के लिए होते हैं। लेकिन जो स्केलेरन काइमा होता है, ये सबसे हार्ड या मजबूत हमें देखने को, है ना, मिलता है। तो एनिमल टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, 4, लेकिन प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं और परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत ही ये सारे आ जाते हैं, है ना। अब जितने भी सवाल आपसे प्लांट टिश्यू वगैरह पर बनेंगे, आप उन प्रश्नों को ठीक तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। हालांकि जब मैं बॉटनी वाला, है ना, सेक्शन लेकर आऊंगा और वहां पर जब हम सवाल करेंगे, तो फिर उसके बाद आप बहुत ज्यादा, है ना, कॉन्फिडेंटली उन प्रश्नों को आप ज्यादा बेहतर आप और डील कर पाएंगे, है ना। अब देखिए अगला सवाल है, यानी जो अगला प्रश्न है, वो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था। Who named the fluid organic matter inside cells protoplasm। यानी कि कोशिका के अंदर जो लिक्विड होता है ना, जो तरल पदार्थ होता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, है ना। और, है ना, कभी कभी आप देखोगे कि कोशिका के अंदर ही एक और, है ना, शब्द का इस्तेमाल अक्सर लोग करते हैं और उसे हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य, यानी कि उसे प्रोटोप्लाज्म, है ना, कहा जाता है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये नाम किसने दिया है, तो प्रोटोप्लाज्म ये नाम दिया था किसने, जे.ई. पुरकिंजे ने, है ना। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन ए में रॉबर्ट हुक है। तो आप सबको पता है कि रॉबर्ट हुक साहब को फादर ऑफ, है ना, सेल कहा जाता है ना। फिर उसके बाद अगर हम रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, है ना, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, है ना। फाउंडर ऑफ सेल हैं ये न्यूक्लियस के फाउंडर हैं और इन्होंने सेल थियरी दी थी। स्लीडन एंड स्वान ने आपने नाम सुना होगा, है ना। सेल थियरी मतलब कोशिका सिद्धांत दिया था। और कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि ऑल द लिविंग organisms has been created or formed by the cell, यानी जितने भी जीव होते हैं उन सभी जीवों का निर्माण, है ना, कोशिका से होता है ना। ये सेल थियरी ये दी थी किसने, ये दी थी यहाँ पर स्लेटन ने। तो बचा एक ही और पुरकिंजे ने ही जीव द्रव्य ये नाम दिया था, है ना। अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल का मतलब अगर आप देखें तो ये 2 टाइप के सेल होती हैं, है ना। ये 2 टाइप की होती हैं। एक को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक को बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं होता, है ना।
इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना, ये प्रॉपरली ये डेवलप नहीं होता है, ये मतलब केंद्रक विकसित नहीं होगा, है ना। और दूसरी तरफ ये जो यूकैरियोटिक होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये प्रॉपरली डेवलप्ड होता है, ये बहुत अच्छे से विकसित होगा, है ना। और जब ये बहुत अच्छे से विकसित होता है तो इसका मतलब है कि इसमें जो जीव बनते हैं वो थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं, है ना। और उसमें जो जीव बनते हैं वो थोड़े से पिछड़े हुए होते हैं, है ना। जैसे बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स, मतलब जो छोटे छोटे जीव होते हैं, है ना। छोटे जीवों में क्या पाया जाता है ना, छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना। लेकिन जैसे ह्यूमन या मानव है, मतलब हम लोग हैं, तो उसमें कौन सी सेल पाई जाती है, तो हमें यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है ना। अब आप एक बात समझिएगा कि पुरकिंजे साहब ने क्या कहा कि ये जो सेल है ना, इस सेल के अंदर, है ना, इस सेल के अंदर लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिक्विड, है ना। आप देखिए इसके अंदर ऐसे लिक्विड भरा होगा, है ना, और बीच में क्या होगा, बीच में यहां पर न्यूक्लियस होगा, है ना। और न्यूक्लियस और, है ना, न्यूक्लियस और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है ना सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, ये सेल मेम्ब्रेन है बाहर वाली लेयर, और बीच का जो ऑर्गन है वो क्या है, न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच में जो लिक्विड है ना, इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और फिर उसके बाद यहाँ केंद्रक के अंदर भी पाया जाता है ना, जिसे हम लोग, है ना, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, है ना, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तब जाकर ये बनता है प्रोटोप्लाज्म, है ना। इसे हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। और अगर ये ना होना तो जीवन नहीं जिया जा सकता है ना। इट इज अ बेस ऑफ लाइफ, है ना। और ये स्टेटमेंट जो दिया था, है ना, कि ये जो एक तरीके से जो है ना जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म है, इन प्रोटोप्लाज्म को बेस ऑफ लाइफ किसने कहा था, तो बेस ऑफ लाइफ या जीवन का आधार किसने बोला था, इसे हक्सले ने कहा था, है ना। हक्सले एक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक है जिन्होंने ये बोला कि ये जीवन का आधार है। अगर ये लिक्विड या द्रव्य नहीं होगा ना तो हम सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विड से ही क्या है कि जितने भी सेल के अंदर ये ऑर्गन या अंग आपको दिख रहे हैं ये सब अपनी अपनी जगह पर है ना। अगर उस लिक्विड को हटा लिया जाए सब आपस में टकरा जाएंगे, और जब ऑर्गन ही खत्म हो जाएंगे, सेल खत्म, और पूरा शरीर सेल से बना है, हर जगह की सेल खत्म, मतलब शरीर फिर बनेगा ही नहीं, है ना। इस वजह से इसे बेस ऑफ लाइफ कहा जाता है ना। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, यानी कोशिका झिल्ली, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं क्षमा चाहूंगा, है ना। अगर हम कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन की अगर आप चर्चा करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एनिमल सेल में ये आउटर लेयर होती है ना। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं, ये कौन सा सेल है, ये है एनिमल सेल, है ना। दूसरी तरफ मान लीजिए कि मैंने एक सेल यहां पर कुछ ऐसे बनाई, है ना, और ये वाली जो सेल मैंने बनाई, इस सेल को हमने क्या नाम दे दिया, ये है प्लांट सेल, है ना। अब ये जो क्षमा चाहूंगा, ठीक है, ये जो एनिमल सेल और प्लांट सेल है ना, ये दो अलग अलग सेल होती हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और दोनों सेल या दोनों कोशिकाओं में अगर हम एक महत्वपूर्ण बात देखें तो एनिमल सेल की जो आउटर लेयर होती है, ये बाहर वाली जो परत होती है ना, इसमें एक ही लेयर पाई जाएगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं मैं क्षमा चाहूंगा, है ना, इसी को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो जो प्लांट सेल होती है ना, उसमें दो लेयर होती हैं, उसमें, है ना, दो लेयर होती हैं। और जो दो लेयर होती हैं उनमें से बाहर वाली लेयर को सेल वॉल कहा जाता है, और जो अंदर वाली लेयर होती है, जो अंदर वाली लेयर होती है, इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है ना। मतलब कि प्लांट सेल में दो लेयर होती हैं और एनिमल सेल में एक ही होती है। तो यहां पर बात हो रही है कि चाहे एनिमल सेल का आप सेल मेम्ब्रेन ले लो, प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लांट सेल में दोनों है और एनिमल सेल में एक ही है ना।
अब ये जो यहां पर सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो इसमें प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है, ये सवाल है। क्या 60 to 80% होता है? ऑप्शन बी है ना 40 to 60% होता है, ऑप्शन सी 20 to 40% होता है, या फिर ऑप्शन डी 80 to 100% होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 40 to 60%। अगर आप इस डायग्राम को ठीक तरीके से देख पा रहे होंगे, है ना, तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर ब्लू कलर के, और मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन का अमाउंट होता है वो कितना होता है, तो 42.62% है ना, 42.62%। इसका मतलब 40% से ऊपर है, तो 40 से लेकर 60 के बीच का है ना जो यहाँ पर वैल्यू है ना, इसको सही माना जाता है। तो क्या है इसका उत्तर, है ना, ये आपने यहाँ पर समझा, है ना। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे और डिस्कस करते हैं अगले सवाल की ओर। लेकिन अगले सवाल से पहले एक चीज मैं आपको फिर बता दूं, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली, है ना, इसमें 3 लेयर होती हैं, है ना। एक लेयर ऊपर वाली, ये भी लिपिड की बनी होती है, जिसको हम लोग वसा कहते हैं। ये लेयर भी लिपिड की बनी होती है, जिसको हम लोग वसा कहते हैं, है ना। और इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रोटीन भरा होता है ना। इधर भी फैट है, इधर भी फैट है, लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है ना, ये प्रोटीन है ना। और प्रोटीन का अमाउंट कितना होता है, तो ये अमाउंट होता है, यहां पर बोलिए कितना, ये अमाउंट होता है 40 से 60%। और आप मुझे बताइए कि ये किसने बोला था कि सेल मेम्ब्रेन ये बायोलिपिड की बनी होती है? कल मैंने आपको बताया था। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा और बताइएगा जरूर, है ना। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का कितना परसेंट होता है, तो 42.62% देखिए मेम्ब्रेन में होता है ना। साइटोप्लाज्म में कितना होता है, साइटोप्लाज्म आप देख पा रहे हैं, साइटोप्लाज्म में 20.90% होता है ना। फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में अगर आप देखें तो इसमें भी 5% के आसपास। राइबोसोम में कितना होता है, 2.05% होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितना होता है, तो 2.05% है ना। गोल्जी बॉडीज में कितना होता है, 2.05% प्रोटीन होता है। तो इस सवाल से आपके बहुत सारे सवाल कवर हो गए, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, है ना। अब उसके बाद जब हम प्रश्न क्रमांक 6 यानी कि क्वेश्चन जो है नंबर 6 की तरफ आते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 6वां क्या कहता है कि सजीवों में निषेचन के दौरान, है ना, नर और मादा युग्मकों के संलयन से एक कोशिका बनती है, जिसे क्या कहा जाता है, यानी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। सजीव क्या होते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है। सजीव की अपनी एक, है ना, अपनी एक विशेषता होती है कि जिसमें आप देखोगे पाचन की प्रक्रिया भी हो, जिसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया हो, श्वसन की प्रक्रिया हो, है ना, फिर पोषण की प्रक्रिया हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि एवं विकास हो, उन्हें हम सजीव कहते हैं। जिनमें नहीं पाया जाता वो निर्जीव होते हैं। तो प्रश्न क्या है कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिजल्ट इन अ सेल कॉल्ड है ना। मतलब कि जब कभी भी, है ना, नर और मादा युग्मकों के संलयन से एक कोशिका बनती है। अब अगर हम यहां पर देखें तो आप एक बात सभी जानते हैं कि ये जो सवाल है वो एक तरीके से ये रिप्रोडक्शन का सवाल है, लेकिन सेल पूछा है कोशिका, तो ये सवाल यहां पर बन सकता है ना। और सवाल क्या है, सवाल ये है कि भाई नर और मादा, है ना, युग्मक ऐसे कौन से, है ना, ऐसे कौन से नर और मादा में जो है महत्वपूर्ण जनन अंग पाए जाते हैं, जिनके मिलने से एक कोशिका बनती है, और अगर वह बनती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है ना, ये सवाल यहाँ पर है। तो आप सभी लोगों ने अगर, है ना कभी पढ़ा या सुना होगा, तो आप जानते हो कि जब सबसे पहली बार, है ना, ये शरीर बनता है ना, जब ह्यूमन बॉडी निर्मित होती है, तो शरीर में बनने वाली पहली सेल यानी पहली कोशिका, है ना, को हम लोग जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट कैसे बनता है, तो जाइगोट जो है ना, ये बनता है स्पर्म एंड ओवा के इंटरेक्शन से। यानी कि जब कभी भी स्पर्म प्लस ओवा इंटरेक्ट करेंगे, है ना, शुक्राणु और जब अंडाणु आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, है ना, तब जाकर क्या होगा, यहाँ पर एक, है ना, यहाँ पर सेल बनेगी, पहली कोशिका बनती है, जिसे हम लोग युग्मनज यानी कि जाइगोट कहते हैं।
है ना। क्या कहते हैं, इसे जाइगोट कहा जाता है ना। स्पर्म और ओवा तो मिलेंगे ही, है ना, तब जाकर जाइगोट बनेगा, है ना। अब यही जाइगोट के अंदर, है ना, जब ऑर्गन्स बच्चे के डेवलप होने शुरू होंगे तो वही जाइगोट कन्वर्ट होकर एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन यहां सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जब स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो एक सेल बनती है, और उस सेल कौन सी बनती है, जाइगोट बनती है ना। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये वाला जो डायग्राम है वो है एक ओवा का, है ना, मतलब ये है अंडाणु कोशिका, है ना, जो कि महिलाओं में पाई जाती है। ओवम की अगर बात की जाए तो ये किसमें है ना, ओवम की अगर बात की जाए तो ये फीमेल्स में, है ना। और दूसरी तरफ अगर हम स्पर्म की बात करें तो ये मेल्स में, है ना, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है ना। जनन जो अंग हैं उनमें आप देखोगे तो पुरुषों में सबसे, है ना, जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, स्पर्म है। और इधर अगर बात की जाए तो ओवा है, यानी कि अंडाणु है, और ये शुक्राणु है ना। अब स्पर्म ऐसा कुछ आकार दिखता है उसका, है ना, इसकी पूंछ होती है, देखिए ऐसे टेल दिख रहा है, और ये है ओवा। और जैसे ये दोनों मिलते हैं तो दोनों के मिलने से सबसे पहले एक सेल यानी एक कोशिका बनती है ना। जब ये मिलते हैं इसी प्रक्रिया को ही हम लोग बायोलॉजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। संतान बनने की बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, है ना। संतान बनने की अगर हम प्रक्रिया की बात करें, है ना, संतान, है ना, अब संतान मतलब कि बच्चा, है ना। और संतान बनने की जो प्रक्रिया चलती हैं वो बहुत सारी प्रक्रिया हैं, है ना। क्या प्रक्रिया है, तो संतान बनने की, है ना, जो प्रक्रिया होती हैं उनमें से सबसे पहले प्रोसेस कौन सी होगी, है ना, सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस, है ना। और जो गैमेटोजेनेसिस होता है इसमें, है ना, सबसे पहले, है ना, तो ये मेल और फीमेल में, है ना, स्पर्म और ओवा का बनना जरूरी होता है ना। और ये जो स्पर्म और ओवा बनते हैं, है ना, स्पर्म ये तकरीबन 14 से 15 साल के आसपास, है ना, और ये 11 से 12 साल के आसपास महिलाओं में ओवा बनने, है ना, लगते हैं। तो ये सबसे पहले बनते हैं। फिर उसके बाद अगली प्रोसेस आ जाती है इमेंसिनेशन, है ना। इमेंसिनेशन में क्या होता है, इमेंसिनेशन में, है ना, ये होता है कि जो स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी में इंटर करता है ना। फिर उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन, है ना। और निषेचन या फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि इसमें बेसिकली, है ना, हमें ये देखने को मिलता है क्या, कि जो, है ना, स्पर्म सेल्स हैं यानी कि शुक्राणु कोशिका, ये स्पर्म सेल्स या शुक्राणु कोशिकाएं जाकर ये, है ना, अंडाणु कोशिकाओं से मिलती हैं। और जैसे ही मिलती हैं सबसे पहले सेल एक कोशिका बनती है। इसी कोशिका को हम लोग जाइगोट कहते हैं। उसी जाइगोट के अंदर आगे चलकर, है ना, ऑर्गन्स यानी अंगों का विकास होने लगता है। यही जाइगोट, है ना, ये किस में परिवर्तित हो जाता है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है ना। फिर उसके बाद और भी प्रोसेस आती हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, जिसमें अब ये भ्रूण होगा, है ना, भ्रूण अब, है ना, गर्भाशय यानी कि यूटरस में जाएगा, वहां डेवलप होगा, है ना। फिर उसके लगभग 8 से 9 मंथ के बाद बच्चा जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, है ना, तब जाकर उसका जन्म होगा। तो कुल मिलाकर ये जो सवाल है, इस सवाल का उत्तर क्या है, जाइगोट यानी कि युग्मनज, है ना। ओवम ये एक सेल है जो महिलाओं में पाया जाता है। भ्रूण एम्ब्रियो ये जाइगोट का विकसित रूप है। और शुक्राणु स्पर्म एक कोशिका है जो, है ना, कहां पर मौजूद होती है, पुरुषों में, है ना। फिर उसके बाद देखिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि रक्त में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है ना। ब्लड क्लॉट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड, है ना। मतलब कि रक्त में कुछ ऐसी, है ना, यहाँ पर, है ना, कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना, जिनकी वजह से रक्त का थक्का बनता है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। जैसे कि खून अगर बह रहा है ना, खून बहने से अगर रुक जाए, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग होनी भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए, है ना। अब आप बोलेंगे कि रक्त का थक्का भैया क्यों जमना चाहिए, तो रक्त का थक्का शरीर के अंदर जमने की बात नहीं हो रही है। रक्त का थक्का कहाँ जमने की बात हो रही है, शरीर के बाहर। भाई जब चोट लगती है खून बहता है, अब जब खून बहने लगेगा तो रक्त का थक्का जमना जरूरी है ना। अब रक्त का थक्का अगर नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो पूरा रक्त ऐसे बाहर नहीं निकल जाएगा और व्यक्ति पता चले कुछ समय बाद
रक्त निकलने के साथ साथ कमजोरी लगने लगेगी और वही व्यक्ति नागिन डांस करते करते निकल लेगा। तो जरूरी है ना, ये बिल्कुल जरूरी है। लेकिन शरीर के अंदर होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अंदर जम गया तो क्या होगा? खून बहना ही बंद हो जाएगा, रक्त प्रवाहित होना बंद हो जाएगा और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर को नहीं पहुंचेगी और शरीर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए शरीर में कुछ कोशिकाएं या ब्लड में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो रक्त का थक्का बनाती हैं, है ना। क्या ये कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं? नहीं। क्या ये एरिथ्रोसाइट्स होती है? नहीं। एरिथ्रोसाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी, है ना। क्या ये प्लेटलेट्स होती हैं या फिर ये लिम्फोसाइट्स होती हैं? तो लिम्फोसाइट एक टाइप की ये डब्ल्यूबीसी होती हैं, है ना। और जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, है ना, वो एक टाइप की डब्ल्यूबीसी हैं, है ना। ये भी नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? प्लेटलेट्स है ना। और प्लेटलेट्स की अगर बात की जाए, है ना, प्लेटलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो प्लेटलेट्स होता है ना, वो कैसी होती हैं, है ना। इनको यहां पर देखिए, समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप देखिए इस इमेज को तो यहां पर ये आरबीसी आपको दिख रही है, ब्लड वेसल है ना। ये रक्त वाहिकाएं हैं। रक्त वाहिकाएं मतलब हमारे शरीर के अंदर ऐसी, सिंपल भाषा में ऐसी बहुत सारी डक्ट नली होती हैं जिनसे होकर रक्त क्या करता है? प्रवाहित होता है या फ्लो करता है। उसमें 3 तरह की कोशिकाएं चलती हैं, एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है और एक प्लेटलेट होती है ना। अब जो प्लेटलेट होती है यही क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का, है ना, थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है ना। अगर मैं लिम्फोसाइट की बात करूं, लिम्फोसाइट एक ऐसा, है ना, डब्ल्यूबीसी है जिसका काम है बीमारियों को मारना, है ना। इसका काम है डिसीज को किल करना, टू किल डिसीज, है ना। ये बीमारियों को मारती है ना। ये बीमारियों को मारती है। और इसी के साथ एक और आ जाता है मोनोसाइट, है ना। वो भी डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है ना। वो भी एक तरह की कोशिका होती है। और मोनोसाइट क्या करती है? उस बीमारी को ही खा लेती है, उसका भक्षण करती है ना। और है ना, जो एरिथ्रोसाइट आरबीसी होती हैं, इनके द्वारा ही ब्लड डिसाइड होता है कि आपके शरीर में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बताना है तो आरबीसी का होना जरूरी है। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा अगर कोई कोशिका पाई जाती है तो आरबीसी है, वो मिलियंस में होती है। डब्ल्यूबीसी 1000 में होती हैं और प्लेटलेट्स ये लाखों में होती हैं, है ना। तो ये चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो आप इनको ध्यान से समझिएगा कि जो प्लेटलेट्स हैं ये रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं होती हैं, है ना। अगले सवाल की तरफ अब हम आते हैं। अब जब हम अगले सवाल की ओर आते हैं तो देखिए अगला सवाल क्या है कि कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षति से बचाता है ना। इंग्लिश में मैं प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ रहा हूं और प्रश्न क्या है कि विच प्रोटीन प्रोटेक्ट्स एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम डैमेज, यानी कि वो कौन सा है प्रोटीन जो उपकला कोशिकाओं को क्षति से बचाता है। यानी उपकला क्या होती हैं? ऐसी कोशिकाएं जो शरीर के आवरण बनने में मदद करती हैं, जो शरीर के आवरण बनने में मदद करती हैं। यानी कि ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं, ये है ना, ये ऐसे प्रोटीन होते हैं, ये ऐसे प्रोटीन होते हैं, सवाल है प्रोटीन, है ना। ऐसे प्रोटीन होते हैं जो, है ना, शरीर का ये जो कवर बना हुआ है, आवरण जो बना हुआ है, इस आवरण, इस कवर को क्षति होने से बचा लेते हैं। स्किन को चोट ना लगे, त्वचा को चोट ना लगे, है ना। और हमारी जो त्वचा है वो जिन सेल के ग्रुप से बनी है, जिन कोशिकाओं के समूह से बनी है, उनको हम उपकला ऊतक कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक। और जिन कोशिकाओं से बनी उनको क्या बोलेंगे? एपिथेलियल सेल्स, उपकला कोशिकाएं। और उपकला कोशिकाओं को कौन बचाता है? तो कौन सा प्रोटीन? ऑप्शन आर, कैरेटीन, एक्टिन, कोलेजन या इलास्टिन। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कैरेटीन, है ना। कैरेटीन जो प्रोटीन होता है, इस कैरेटीन प्रोटीन का काम क्या है? इस कैरेटीन प्रोटीन का काम होता है कि ये बालों को, यानी हेयर्स, है ना, ये बालों को, है ना, साथ ही साथ अगर देखा जाए नाखून यानी नेल्स को, है ना, और साथ ही साथ स्किन यानी कि त्वचा को, है ना, ये, है ना, क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये मजबूती प्रदान करने के लिए, है ना, ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो आपसे अगर सवाल देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, उपकला कोशिकाएं। उपकला कोशिकाएं मतलब है ना, ये जो हमारी त्वचा है ना, उनको बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं, उनको डैमेज होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है? तो उत्तर क्या है? केरेटिन प्रोटीन है ना। आपसे सवाल पूछेगा कभी हेयर्स को बचाने के लिए कौन सा प्रोटीन होता है? केरेटिन, है ना। कभी बोलेगा कि स्किन को मतलब नेल्स को, नाखूनों को बचाने के लिए कौन सा प्रोटीन होता है? केरेटिन, है ना। अब ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या होता है आप सबको पता है कि प्रोटीन ऐसा सब्सटेंस या फिर ये ऐसा पदार्थ होता है ना, जिसमें 4 एलिमेंट यानी कि इसमें 4 तत्व पाए जाते हैं। यानी कार्बन भी होगा, है ना, इसमें हाइड्रोजन भी होगा, कार्बन हाइड्रोजन, है ना, इसमें ऑक्सीजन भी होगा और इसमें नाइट्रोजन भी होगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना, ये जो 4 है ना तत्व होते हैं वो प्रोटीन में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से जो प्रोटीन होता है वो बहुत ही असरदार होता है। और प्रोटीन का काम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी से शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है ना। शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, है ना, ये बेसिकली जाना जाता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो अगला सवाल देखिए क्या है ना। अगले सवाल पर अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक, वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है? यानी कि कौन सा सेल ऑर्गन है ना, सामान्य सा प्रश्न है। कौन सा सेल ऑर्गन या कोशिका का अंग है जो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है ना। कितना साधारण सा प्रश्न पूछा है ना। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए। सेल वॉल यानी क्या कोशिका भित्ति दोनों में होती है क्या? नहीं, है ना, ये तो केवल प्लांट सेल में होती है ना। दूसरा लयन का यानी कि लयन बॉडी, या फिर जिसको बोला जाता है लाइसोसोम भी, है ना, जिसको लाइसोसोम कहा जाता है ना। क्या लाइसोसोम होते हैं दोनों में कि नहीं होते हैं? है ना। अगर हम देखें कि दोनों में उपस्थित होती है लयन का, है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखिए हरित लवक, है ना, क्या है? हरित लवक, है ना। लयन का, अच्छा ये लाइसोसोम नहीं, है ना। लयन का है मतलब लयन बॉडी, है ना। क्या ये दोनों में होते हैं? तो ये एक में। फिर उसके बाद हरित लवक यानी कि अगर हम, है ना, क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्या क्लोरोप्लास्ट, है ना, दोनों में होता है? नहीं, ये केवल प्लांट में होता है, ये भी गलत। क्या सूत्र कणिका यानी कि, है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां पर माइटोसिस लिख गया है, इसको करेक्शन करिएगा, है ना। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। और जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, सूत्र कणिका की बात करते हैं, तो सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये दोनों में मौजूद होती है। यहां पर देखिए आप, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये है क्या? है ना, ये एक तरीके के एनिमल सेल, और इधर है प्लांट सेल, और यहां पर भी देखिए आप, ये माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि दोनों में हमें ये देखने को मिलती हैं, और दोनों में मिलती हैं। इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या है ना, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है ना, सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ये मैंने आपको, है ना, कल बहुत डिटेल में समझाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है ना। पावर, है ना, हाउस ऑफ द सेल के नाम से इसे जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? है ना, इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। एक बात है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको किसने डिस्कवर किया था? तो अल्टमैन नाम के व्यक्ति ने डिस्कवर किया था, है ना। कैसे इसमें एनर्जी बनती है आप सबको पता है कि इसके अंदर क्रेब्स साइकिल चलती है ना। क्या चलती है? क्रेब्स साइकिल। और इसी क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल में जो ग्लूकोज होता है उसे ऑक्सीजन तोड़ता है, और तोड़ने के पश्चात एनर्जी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग आगे डिस्कस करें तो अगला देखिए सवाल क्या है। अब इस पर आइए, है ना। अगला जो सवाल है वो है कि अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाले, है ना, संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है ना। द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन्स इज कॉल्ड है ना। मतलब कि यहां पर एक ऐसे संयोजी ऊतक, भाई संयोजी ऊतक का काम क्या है? दो अलग अलग अंगों को जोड़ना, है ना। दो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, एक ऑर्गन ये, एक ऑर्गन ये, है ना, दोनों का आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए कौन सा संयोजी ऊतक प्रयुक्त होगा? संयोजी ऊतक होता है जिसकी सहायता से दोनों जुड़ेंगे, उसको हम कहते हैं संयोजी ऊतक है। अब संयोजी ऊतक में भी कौन सा होगा जो
हड्डी को मांसपेशियों से यानी बोन को मसल से जोड़ रहा है। तो इस प्रश्न का देखिए है ना सही जवाब क्या है ना। अगर ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन ए टेंडन यानी कंडरा है क्या, है ना। ऑप्शन बी है ना स्नायु यानी मसल है क्या। तीसरे नंबर पर न्यूरॉन यानी कि है ना न्यूरॉन है क्या, और वसामय यानी कि फैट है क्या, है ना। क्या ये है क्या, तो ये सभी तो क्या है गलत है, और जो सही जवाब है वो क्या है, टेंडन है यानी कि कंडरा है। आप सबने पढ़ा होगा कि हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक या टिश्यू कौन सा होता है, टेंडन। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लिगामेंट, है ना। ये दोनों ही एक तरह के संयोजी ऊतक हैं। और क्या है संयोजी ऊतक, ये आपको बताया है, और कितने टाइप का होता है ये पहले ही आपको बता दिया है ना। अब उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए ये टेंडन है। टेंडन क्या करता है, इस हड्डी को इस मसल से जोड़ रहा है, ये एक मांसपेशी है ना, और यहां पर एक हड्डी है। अब दोनों को जो जोड़ने वाला है ना ऊतक है या टिश्यू है, इसका नाम क्या है, यही है टेंडन, है ना। और दूसरी तरफ लीगामेंट की अगर आप बात करोगे तो लीगामेंट ये ऐसे टिश्यूज या ऊतक होते हैं, है ना, जो एक दूसरी हड्डियों को आपस में क्या कर रहे हैं, है ना, ये जोड़ रहे हैं, है ना। इनको क्या कहा जाता है, ये कहलाते हैं क्या, लिगामेंट। तो दो हड्डियां हैं उनको आपस में जोड़ा जाएगा लिगामेंट की मदद से, और हड्डी है और दूसरी तरफ मांसपेशी है, इसको जोड़ा जाएगा बेसिकली है ना टेंडन की मदद से। तो दोनों ही एक तरह के है ना, ये क्या है, तो ये ऊतक हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए अगला सवाल वही आ गया कि दो अस्थियों को आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, है ना, जिसे डॉट डॉट कहते हैं। मतलब दो अस्थियां हैं, है ना, दो अस्थियां, अस्थियों का मतलब यहाँ पर टू बोन्स, है ना, मतलब हड्डियां। अब दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं तो किसकी वजह से जुड़ी हुई हैं, सीधा सा सवाल है ना। कंडरा टेंडन हो नहीं सकता, इसका मतलब एक ही हमारे पास है ना जो है यहाँ पर ये ऑप्शन है ना थोड़ा सा मिसमैच हो गया है ना। ऑप्शन में यहाँ पर एक ये जो स्नायु लिखा हुआ है ना, इस स्नायु की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा लिगामेंट, है ना। स्नायु को हम लोग है ना, स्नायु को हम लोग है ना इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब जो है ना वो लिगामेंट ही है, स्नायु ही है। तो दो अलग अलग बोन्स को आपस में जोड़ने के लिए लिगामेंट का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये आप लोगों ने है ना समझ लिया है, पिछले प्रश्न में भी इस पर डिटेल में चर्चा मैंने की है ना। अब देखिए सवाल ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में नहीं पाया जाता है। मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं, है ना, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम मेंशन है, जिसमें आपको ये बताना है कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है, क्या ईस्ट में नहीं है, ईस्ट एक तरह का कवक है ना, फंजाई है। जीवाणु बैक्टीरिया में नहीं है क्या, या फिर कवक यानी फंजाई में नहीं है क्या, या फिर एल्गी अर्थात शैवाल में नहीं है क्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बैक्टीरिया, यानी जिसको हम लोग जीवाणु कहते हैं। और आप जानते हो कि बैक्टीरिया क्या है, ये माइक्रोब होता है। माइक्रोब मतलब ये बहुत छोटा सा जीव होता है बैक्टीरिया, है ना, बहुत छोटा सा जीव होगा बैक्टीरिया, है ना, माइक्रोब होता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ना एक तरीके से अगर आप देखोगे तो वो एब्सेंट होती है ना, किसमें, बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया में इनमें है ना सही मायने में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। और बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था, तो इसकी खोज की गई थी एंटोनी वॉन लुवेनहॉक के द्वारा, है ना। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक है ना नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1674 यानी कि वर्ष 1674 के आसपास इन्होंने पहला बैक्टीरिया, पहला जीवाणु खोजा था, है ना। तब से बैक्टीरिया अस्तित्व में आया। जबकि वायरस की खोज हुई है 1892 में। इवान वस्की नाम का एक वैज्ञानिक जो था, है ना, उसने डिस्कवर किया था, इवान वस्की, है ना, 1892, है ना, इवान वस्की
इवान है ना, ये जो वेस्की है, इन्होंने 1892 में है ना वायरस को डिस्कवर किया था, विषाणु की इन्होंने खोज की थी। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, है ना, बैक्टीरिया की, तो इसे एंटोनी वॉन लोवेनहॉक ने है ना इसको डिस्कवर किया था। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जिसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस यानी कि इसमें केंद्रक ठीक तरीके से विकसित नहीं होता है ना। चलिए अब अगले सवाल की ओर अगर हम आए, फंजाई या कवक क्या होते हैं, तो ये ऐसे जीव हैं जो सड़े गले स्थानों पर विकसित होते हैं, है ना, जहाँ पर साफ सफाई वगैरह नहीं होती है ना। ईस्ट अगर देखा जाए ये भी एक तरह का कवक ही होता है, ईस्ट हुआ, मशरूम हुआ, ये सब क्या है, ये सब एक तरह के कवक होते हैं, है ना। और फिर शैवाल की बात की जाए तो एल्गी भी एक तरह से देखा जाए ये जीव ही होते हैं जो अलग अलग स्थानों पर विकसित होते हैं। उन्हीं में से एक हरित शैवाल आपने सुना होगा, ग्रीन एल्गी, है ना, जिसको कहा जाता है। तो ये एक जो है क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या था इसके बारे में आप लोगों ने यहां पर समझा। अब अगर हम है ना यहां पर बढ़ रहे हैं अपने सवाल पर, तो इस सवाल को तनिक यहां पर ध्यान से समझिएगा, है ना। सवाल क्या है, सवाल को ध्यान से यहां पर देखिए। सवाल है सही कथन का चयन कीजिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। और सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट का मतलब ये कि भाई आपके सामने कुछ यहां पर स्टेटमेंट या कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही या राइट है। देखिए स्टेटमेंट नंबर 1, क्या पादप कोशिका में सूत्र कणिकाएं तथा केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। मतलब कि प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो क्या प्लांट सेल में सूत्र कणिकाएं, मतलब कि क्या है ना, फाइब्रोब्लास्ट यानी जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और केंद्रक यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, क्या ये अब्सेंट होता है क्या। अरे कैसी बातें कर रहा है साहब, है ना, अब्सेंट थोड़ी होता है, इसका मतलब ये गलत जवाब है ना। दूसरा, पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, सूत्र कणिकाएं और लयनकाय पाए जाते हैं, यानी कि राइबोसोम्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड लाइसोसोम्स आर फाउंड इन एनिमल सेल। क्या ऐसा होता है क्या, है ना। तीसरा सवाल क्या है, बैक्टीरिया में है ना सूत्र कणिकाएं और केंद्रक पाए जाते हैं, है ना। तो अगर हम बैक्टीरिया में सूत्र कणिकाएं और केंद्रक की अगर बात करें हम, है ना, केंद्रक की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया में क्या माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस होते हैं क्या, नहीं होते हैं, इसका मतलब ये भी गलत है ना। और कवकीय कोशिका में हरित लवक, राइबोसोम तथा केंद्रक उपस्थित होते हैं क्या, है ना। तो कवक यानी फंजाई में ये नहीं होता है, और इसका मतलब हुआ सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी। क्योंकि ऑप्शन बी में क्या है कि एनिमल सेल में राइबोसोम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और लाइसोसोम भी होता है। लाइसोसोम के साथ बात यह है कि लाइसोसोम मेनली एनिमल सेल में पाया जाता है, किसी किसी प्लांट में पाया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्लांट में लाइसोसोम हो। इसी वजह से है ना लाइसोसोम के बारे में कहा जाता है कि वो जरूरी नहीं है कि सब में हो। तो जब कभी लाइसोसोम की जगह अगर कोई और ऑप्शन है जो होता ही है, तो फिर उसे हम लोग प्रायोरिटी पर रखेंगे, है ना। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है ना। अगला सवाल ये कहता है कि कौन सी कोशिकाएं जिन्हें है ना न्यूरिल्मा कोशिकाएं भी कहा जाता है, पीएनएस। पीएनएस का मतलब जानते हैं, है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। ये इसका मतलब नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, लेकिन सेल पर आधारित ये सवाल है और कोशिका पर आधारित सवाल है, इसका मतलब सवाल तो बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कौन सी कोशिकाएं जिन्हें न्यूरिल्मा कोशिकाएं भी कहा जाता है, पीएनएस में मुख्य गीलियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका ये अदा करती हैं। विच सेल्स ऑल्सो नोन एज Lemma cells are the main glial cells in the PNS and play an essential role in the survival and function of neurons, है ना। अब यहां पर देखिए कि 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है आप जानते हो, जो हमारा नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र है ना। तंत्रिका तंत्र, या अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो नर्वस जो सिस्टम है, तंत्रिका जो तंत्र है, ये मानव के है ना शरीर में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है। यही वो तंत्र है जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, हम कुछ सोच पाते हैं, हम कुछ समझ पाते हैं, ये इसी वजह से होता है, नर्वस सिस्टम की वजह से। और नर्वस सिस्टम में हम लोग स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं किस चीज़ का, न्यूरॉन्स का। किसकी स्टडी करते हैं इसमें हम लोग, इसमें स्टडी है ना न्यूरॉन्स की करते हैं।
अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूरॉन ये सेल होती हैं, है ना, जो हमारे पूरे शरीर में पाई जाती हैं, लेकिन मेनली अगर आप देखोगे तो ये ब्रेन, है ना, वगैरह में ये पाई जाती हैं। कहाँ पर? है ना, ये ब्रेन वगैरह में, है ना, ये ज्यादा तर पाई जाती हैं, ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। और इन्हीं न्यूरॉन्स के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो दो भागों में तंत्रिका तंत्र को बांट दिया जाता है। एक को हम कहते हैं सीएनएस और एक को बोला जाता है पीएनएस, है ना। सीएनएस को बोला जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि, है ना, हमारे नर्वस सिस्टम में वो कौन से न्यूरॉन्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सीएनएस में हम दो को रखते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, और स्पाइनल कॉर्ड जिसको क्या कहा जाता है ना, स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम लोग कहते हैं मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, है ना। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दूसरी तरफ क्या है कि जो पीएनएस है, इसमें ऐसे न्यूरॉन्स आते हैं जो शरीर के बाकी अलग अलग अंगों में होते हैं। जैसे हाथ में, अब कोई भी चीज मैंने अगर छुआ, वो वस्तु गर्म है या ठंडी है, ये कौन बताता है? ब्रेन तक ये मैसेज लेकर कौन जाएगा? है ना, ये मैसेज लेकर जाते हैं न्यूरॉन्स, ब्रेन में पहुंचेंगे, ब्रेन जाकर बताएगा अरे भैया क्या कर रहा है ना, गर्म है, हाथ हटाओ हाथ हटाओ, है ना। तब जाकर व्यक्ति हाथ हटाता है और किसी तरीके से जलने से बच जाता है। तो पीएनएस में वो न्यूरॉन कोशिकाएं आती हैं, और जो न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं उनकी हेल्प और मदद करने के लिए, है ना, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ कोशिकाएं और होती हैं जिनको हम लोग गीलियल सेल के नाम से जानते हैं। आखिर ये गीलियल सेल इनमें से कौन सी है ना। तो अगर आप देखें तो ये प्रकाश ग्राही कोशिकाएं होती हैं क्या? फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं क्या? नहीं, है ना। क्या ये श्वान कोशिकाएं होती हैं क्या? यस, है ना, श्वान कोशिकाएं होती हैं, है ना। श्वान कोशिकाएं, उन गीलियल सेल्स को हम लोग श्वान सेल, श्वान कोशिकाएं कहते हैं, जिनकी उपस्थिति की वजह से जो न्यूरॉन सेल होती हैं वो और बेहतर काम कर पाती हैं, है ना, और बेहतर ये काम कर पाती हैं। और आपको पता है कि ब्रेन में हमारे दो तरह की सेल है, 90% न्यूरॉन और 10% के आसपास गीलियल सेल है ना, श्वान सेल्स होती हैं। और अपना उत्तर यहीं पर मिल जाता है। बाकी कोशिकाएं आप देखिए, गैग्लियन जो सेल्स होती हैं या बाइपोलर सेल्स होती हैं, ये कुछ भी हमारे अगर देखा जाए ब्रेन में यानी पीएनएस सिस्टम में तो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो क्या जवाब है इसका? श्वान कोशिकाएं हैं, है ना। श्वान कोशिकाएं क्या हैं? एक प्रश्न में उसकी इमेज, है ना, यहां पर आप देखेंगे तो मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखिए, है ना, ये है हमारा न्यूरॉन सेल, ये है हमारी तंत्रिका कोशिका। और जो तंत्रिका कोशिका में ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये एक्सॉन वाला, है ना। एक्सॉन बनने में ये जो सेल यहां पर यूज हुई हैं, है ना, ये जो सेल यहां पर इस्तेमाल हुई हैं, इन्हीं को बेसिकली कहा जाता है श्वान सेल्स, है ना। इन्हीं को कहा जाता है श्वान सेल। श्वान सेल की वजह से, है ना, जो एक्सॉन वाला हिस्सा है न्यूरॉन का, पिछला हिस्सा, है ना, ये थोड़ा सा मजबूत होता है ना। तो श्वान सेल, उस प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर देखने को मिलता है ना। फिर उसके बाद अगर हम अगले सवाल की ओर आए तो देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि जीवाणु कशाभिका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अ बैक्टीरियल फ्लैजेलम, है ना। अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अ बैक्टीरियल फ्लैजेलम, यानी जीवाणु कशाभिका का सबसे, है ना, जो, है ना, लंबा भाग होता है, लॉन्गेस्ट जो पार्ट होता है। बैक्टीरिया पर आधारित प्रश्न है ना, बैक्टीरिया पर आधारित प्रश्न है। और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। ये जो स्ट्रक्चर, इसकी ये जो पूंछ आप देख रहे हैं, है ना, इसी पूंछ को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इसी पूंछ को ही बोला जाता है क्या? इसे फ्लैजेलम कहा जाता है। और इस फ्लैजेलम का सबसे बड़ा भाग, है ना, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, ये सवाल है ना। क्या टेल या पूंछ होती है? पूंछ में तो पूरा आ जाता है, तो इसका मतलब वो तो सही होगा नहीं, है ना। क्या हुक होता है, या फिर बेसल बॉडी होता है, या फिर ये फिलामेंट होता है? तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये बैक्टीरिया की एक इमेज है। बैक्टीरिया हमें ऐसा दिखता है ना। और बैक्टीरिया के इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखिए तो यहां से जब ये अलग होता है, जहां से ये पूंछ शुरू हो रही है, तो यहां से देखिए ये रॉड होता है, ये हुक होता है, और आगे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये होता है फिलामेंट। और इसीलिए कहते हैं कि जो फिलामेंट होता है ना, ये सबसे लंबा भाग होता है। अब आगे फिर यही शुरू हो जाता है। ये यहां तक अगर आप देखिए तो ये हुक होता है, ये रॉड होता है, ये रॉड है, ये हुक है ना। और फिर उसके बाद आगे अगर आप
पाएंगे तो आगे वाला जो भाग होता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को फिलामेंट कहा जाता है, जो कि सबसे है ना ये लंबा भाग होता है बैक्टीरिया का। और बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको और क्या बताया है, तो एक बार आप है ना पिछले प्रश्नों को देख लीजिएगा, आपको बैक्टीरिया से संबंधित वहां पर है ना और जानकारी प्राप्त हो जाएगी, है ना। बस इसी तरीके से प्रश्नों के साथ बने रहिए। ये जो हमारी उड़ान एकेडमी की टीम है ये पूरी तरीके से तटस्थ है, ये पूरी तरीके से तैयार है आपकी तैयारी को बेहतर दिशा देने के लिए, है ना। और उसी क्रम में ये जो एमसीक्यू सीरीज आपकी प्रारंभ हुई है, साइंस की हो गई है ना, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जैसे आपका स्टैटिक इस समय पर शुरू हुआ है ना, फिर मैथ्स की क्लास भी आप लोगों ने कल अटेंड की होगी। तो निश्चित तौर पर है ना उड़ान एकेडमी आपके लिए एक ही मंच पर सारे विषयों को लेकर आ रहा है, जिससे आपकी तैयारी आसान हो जाएगी और आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। हमारी ये शुभकामनाएं हैं, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। यानी कि मानव में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना भाई। पूरा मानव का शरीर ही किससे मिलकर बना है, कोशिका से, सेल से मिलकर बना है। और उन कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, गजब सवाल है ना भाई। कोशिका से तो मिलकर बना है शरीर, लेकिन अब बताइए कि उन कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ना। फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए ऑप्शन ए, क्या ये पैनक्रियाटिक सेल है क्या, नहीं। क्या ये एपिथेलियल सेल्स हैं क्या, नहीं ना। क्या ये नर्व सेल्स हैं क्या, तंत्रिका कोशिका, यस यही तो हैं। और क्या ये अधिचर्मिक कोशिकाएं हैं क्या, एपिडर्मल सेल्स हैं क्या, नहीं है ना। तो हमारा सही उत्तर क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं, जिनको हम लोग न्यूरॉन सेल कहते हैं, नर्व सेल। और ये जो न्यूरॉन सेल होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है ना, उसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। और ये न्यूरॉन सेल ज्यादातर है ना, इनका जो रोल होता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है, इसीलिए यहां पर पाए जाने वाले न्यूरॉन्स को बोला जाता है सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होते हैं वो, है ना। और जो बाकी जगह न्यूरॉन्स होते हैं उनको बोला जाता है पीएनएस, वो पेरिफेरल है, समानांतर तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं, है ना। अब आप देखिए ये जो न्यूरॉन सेल है उसका बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं साइटोन, है ना। ये वाला जो हिस्सा आपको बीच का दिख रहा है ये साइटोन है ना। दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको डेंड्राइट्स दिख रहा है, डेंड्राइट्स, इसे हम लोग जहां से डेंड्राइट शुरू होता है उस हिस्से को हम लोग डेंड्रॉन कहते हैं। और ये वाला हिस्सा इसका एक्सॉन होता है। क्या होता है इसका, है ना, इसका ये वाला हिस्सा एक्सॉन होता है। जानते हैं आप न्यूरॉन सेल कैसे काम करती है, तनिक ध्यान दीजिएगा इधर। न्यूरॉन सेल कैसे काम करती है, एक के बाद एक हमारे शरीर में बहुत सारी न्यूरॉन्स होंगी। जैसे एक न्यूरॉन इसके ऊपर होगी, ऐसे ही वो भी अरेंज होगी, ऐसे वो भी जमी होगी। और एक न्यूरॉन इसके ठीक नीचे होगी। अब मान लीजिए कि इस न्यूरॉन सेल को ऊपर वाली से मैसेज लेना है, तो पता है ये सेल जो मैसेज रिसीव करती है वो करती है डेंड्राइट से। यहां से मैसेज को रिसीव किया जाता है, यहां से मैसेज को रिसीव किया जाता है, ये मैसेज प्राप्त करेगी। साइटोन में प्रोसेस होगा कि क्या मैसेज है ना। और एक्सॉन में मैसेज ट्रांसफर होगा आगे, अगली कोशिका को मैसेज ट्रांसफर होगा। भाई हमने जैसे ही हाथ लगाया तो यहां पर जो न्यूरॉन सेल हैं उसने अगली वाली को दिया, अगली वाली ने अगली वाली को, और आते आते ब्रेन तक पहुंच गया और ब्रेन रिस्पॉन्स करेगा। अरे क्या कर रहा है भैया, ठंडी चीज पकड़ लो, या फिर ऐसा बर्तन छू लिया जो गर्म है, अरे छड़ छड़ छड़। ये के लिए जिम्मेदार है कौन, ये जिम्मेदार है न्यूरॉन सेल। और न्यूरॉन सेल में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मैसेज कहां पर लेती है, डेंड्राइट्स में, फिर प्रोसेस कहां करेगी, साइटोन में, और भेजेगी कहां से, एक्सॉन में। ये वाला हिस्सा ये एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल से है ना ये मैसेज जो है तो ये दूसरी है ना कोशिका के पास भेज दिया जाता है। और दो कोशिकाएं जहां पर जुड़ी होती हैं, है ना, जहां पर जुड़ी होती हैं इसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको सिनेप्स कहा जाता है। इसके है ना इस तरफ दूसरी अदर न्यूरॉन सेल, मैं यहां लिख देता हूं अदर न्यूरॉन। तो अदर न्यूरॉन है तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं, है ना। ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का मुझे लग रहा है कि आप सबको है ना यहाँ पर उत्तर समझ में आ गया होगा। पैनक्रियाटिक मतलब जो अग्नाशय में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, क्या वो होती हैं? नहीं है ना। एपिथेलियल मतलब कि त्वचा में नहीं है ना। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं, है ना। फिर उसके बाद देखिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त प्रवाह में अगर हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्या खतरनाक होता है ना। अगर हम डिस्कस करें कि रक्त प्रवाह होना है, क्या होना है? रक्त प्रवाह, है ना। रक्त प्रवाह की अगर बात की जाए मतलब कि जब ब्लड फ्लो होता है ना, जब ब्लड फ्लो करता है, रक्त प्रवाहित होता है। व्हाई इज द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल्स इन द ब्लड स्ट्रीम लाइफ थ्रेटनिंग, है ना। क्यों खतरनाक होता है? अगर मान लीजिए कि रक्त बह रहा है और उसमें अगर हवा के बुलबुले अगर बन जाते हैं तो क्या जीवन खतरे में आ जाएगा? हाँ ना। कैसे भाई? ऐसे ब्लड जा रहा है, ये ब्लड वेसल है, देखिए ब्लड वेसल है, रक्त वाहिका है। और ब्लड वेसल या तो वेन होगी या तो क्या होगा? आर्टरी होगी। वेन या तो आर्टरी, है ना। वेन क्या होती हैं? जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड। भाई रक्त वाहिकाएं दो प्रकार की होती हैं बड़े लेवल पर। एक और होती हैं कैपिलरीज, जिनको हम लोग केशिकाएं कहते हैं, बहुत छोटी छोटी, है ना, वो ब्लड वेसल होती हैं। मेन जो होती हैं वेन, इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। और एक होती आर्टरी जिसमें प्योर ब्लड बहता है। अब मान लीजिए कि ब्लड बह रहा है और इसी बीच में यहां पर बबल बन गया, हवा का एक बबल बना। अब बबल बनने से क्या होगा कि रक्त बहने में दिक्कत हो जाएगी, रक्त का प्रवाह नहीं हो पाएगा। और रक्त का प्रवाह नहीं होने की वजह से क्या होगा? इस बबल की वजह से व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाएगा और हार्ट अटैक से उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये एयर बबल का बेसिकली अफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या है कि हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है? नहीं, है ना, ये गलत है। रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है? नहीं, जब बबल ही सामने आएगा तो बढ़ेगा थोड़ी ना, है ना, गलत है। रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, बिल्कुल भाई दिक्कत होने लगती है ना, रक्त का प्रवाह ही नहीं होगा और रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है। क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा? नहीं, है ना। क्या होता है? रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, ब्लड बैरियर है ना। बैरियर कहाँ? बैरियर है ब्लड वेसल में, है ना, या तो वेन में या आर्टरी में। अगर वेन यानी शिरा में बह रहा है तो शिरा में कैसा रक्त बहेगा? अशुद्ध रक्त होगा। अगर आर्टरी में बह रहा है, धमनी में, तो शुद्ध रक्त होगा। लेकिन है ना, अचानक से एयर बबल बन जाएगा और एयर बबल बनने की वजह से क्या होगा? एयर बबल बनने की वजह से हार्ट अटैक की कंडीशन है ना बन जाएगी, है ना। फिर उसके बाद देखिए अगले सवाल की तरफ हम लोग जाते हैं कि पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहां पाएंगे? यानी कि जो पत्तियां होती हैं, है ना, जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, है ना, उनमें लवक यानी कि प्लास्टिड कहां पाए जाते हैं? तो जब हम प्लास्टिड या फिर लवक की बात करेंगे, ये कहां होते हैं? कोशिका भित्ति में? नहीं। क्या कोशिका द्रव में या कोशिका झिल्ली में या फिर केंद्रक में? तो आप एक बात तो जानते हो ना कि उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है कोशिका द्रव्य, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। मैंने बताया है आपको कि सेल के अंदर एक लिक्विड होता है ना। सेल के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, एक यहां तरल पदार्थ होगा, उसी तरल पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, है ना, उसी को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और उसी कोशिका द्रव्य में ही है ना जो है तो है ना ये हमें देखने को मिलता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया भाई। कोशिका झिल्ली, है ना, सेल मेम्ब्रेन में क्या पाया जाएगा? पत्तियों की कोशिकाओं में जो आप लवक, है ना, प्लास्टिड पाते हैं, जो प्लास्टिड होता है, लवक होता है, क्या वो कोशिका झिल्ली में होगा? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, है ना। क्या वो न्यूक्लियस या केंद्रक में होगा? नहीं होगा, है ना। कोशिका भित्ति में होगा? अरे नहीं होगा, तो फिर कहाँ होगा? है ना, ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में होगा। अब अगले सवाल की तरफ अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न क्रमांक 19 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? बहुत बढ़िया, बॉटनी से संबंधित सवाल है, ऐसे एक स्टैटिक, है ना, टाइप के फैक्चुअल प्रश्न आपसे पूछ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ब्लूम्स एट नाइट, है ना, जो रात को खिलने वाला फूल है वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए एंजल्स ट्रम्पेट, ऑप्शन बी गजानिया डेजी, ऑप्शन सी वेनिस मैलो, या फिर ऑप्शन डी जमैकन फीवर प्लांट। और इसका सही जवाब है एंजल्स ट्रम्पेट, है ना। ये जो एंजल्स ट्रम्पेट होता है ये ऐसा फ्लावर या फूल होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऐसा फूल होता है जो रात को खिलता है। और ये ऐसा फूल है जो कहाँ पर पाया जाता है? ये साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, है ना, ये नॉर्थ अमेरिका,
है ना, ये नॉर्थ अमेरिका और साथ ही साथ ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पर? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना। ये है एंजल्स ट्रम्पेट। तो सीधे सीधे एक फैक्चुअल प्रश्न था जो मैंने आपको बता दिया, है ना। और फिर उसके बाद आप देखिए अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष या पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? क्या वो कचनार है क्या, बबूल है क्या, सर्पगंधा है क्या, या फिर तुलसी है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज ऑफ प्लांट्स इज यूज टू ट्रीट कफ्स एंड कोल्ड्स। तो इसकी अगर हम चर्चा करें या इसकी अगर हम बात करें तो इसकी चर्चा अगर की जाए तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? तुलसी होगा, है ना। आप जानते हैं ना कि तुलसी में क्या है? औषधीय गुण पाए जाते हैं, है ना। इसमें मेडिसिन वाली क्वालिटीज होती हैं, इसमें मेडिसिन के गुण होते हैं। इसमें तुलसी जो होती है इसमें, है ना, एक तरीके से औषधि गुण पाए जाते हैं और उन गुणों की वजह से, है ना, ये क्या करती है? सर्दी और खांसी के उपचार में इसका, है ना, प्रयोग किया जाता है। ये अच्छी मात्रा में तुलसी जो होती है O2 बहुत बढ़िया रिलीज करती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है ये, है ना। और साथ ही साथ क्या है कि अगर तुलसी का सेवन किया जाए, आप देखते होंगे कि चाय वगैरह में कभी तुलसी पत्ती वगैरह डाल के भी पी जाती है। ये सर्दी खांसी के उपचार में बहुत फायदेमंद होती है ना। बबूल, सर्पगंधा या कचनार, इनका ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। फिर उसके बाद अगला सवाल है और आखिरी सवाल है लगभग आज का, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये सवाल है कि रेटिना में कौन सी दो कोशिकाएं पाई जाती हैं? रेटिना, है ना, मतलब कि ये रेटिना कहां पर पाई जाती है? आईज, यानी कि आंखों में। और आंखों में ये पूछ रहा है कौन सी दो कोशिकाएं होती हैं जिसमें से, है ना, व्हाट टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द रेटिना। रेटिना में दो कोशिकाएं कौन सी? क्या वो रॉड और कोन है क्या, है ना? क्या वो रॉड और नर्व है क्या? क्या वो कोन और लेंस है क्या? या रेटिना और स्क्लेरा है क्या? नहीं ना, है ना। अगर आपने आइस यानी कि मानो आंखों के बारे में पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का सही जवाब है रोड्स एंड कोन्स सेल्स, है ना। और ये जो रोड्स एंड कोन्स सेल्स होती हैं ये रेटिना वाले हिस्से में होती हैं। यहां पर देखिए ये है रेटिना, है ना। ये आंख का स्ट्रक्चर है। आंख का जो सबसे एक तरीके से ये इंटरनल पार्ट है, सबसे अंदर वाला हिस्सा, ये बाहर का पार्ट है ना। ये बाहर का पार्ट है जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, है ना। और जब आंख दान की जाती है, जब आई डोनेट की जाती है तो ये कॉर्निया की जाती है ना। फिर उसके बाद ये आयरिस वाला पार्ट है। आयरिस की वजह से ही क्या होता है? आयरिस, है ना, इसकी वजह से आइस का कलर डिसाइड होता है। ये है रेटिना। और रेटिना दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनती है। एक को हम बोलते हैं कोन सेल्स, देखिए ऐसे दिखाई पड़ती है ना, ऐसे है ये। और फिर उसके बाद ये कोन सेल्स यहां पर और रोड सेल्स ये यहां पर, है ना। और इन दोनों में से एक का काम है, रोड सेल्स का काम है कि जो हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है ना, वो इसी की वजह से दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट, काला एवं सफेद। और जो हमें कोन सेल यानी शंकु कोशिकाएं हैं, इनकी वजह से कलरफुल चीजें हमें, है ना, दिखाई पड़ती हैं। हम रंगीन चीजों को देख पाते हैं, है ना। इसकी वजह से केवल और केवल ब्लैक एंड व्हाइट। ये जानवरों में केवल रोड सेल होती है, इसीलिए वो रंगों में अंतर नहीं कर पाते, उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है। तो जितने भी यहां पर सवाल थे, देखिए उन सवालों को, है ना, लेकर यहाँ पर मैं आपके बीच में जुड़ा, है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्रमांक 22 होगा, प्रश्न क्रमांक 22। और महिलाओं में अंडोत्सर्ग यानी मासिक चक्र किस दिन के आसपास होता है ना, आप सबने पढ़ा होगा, है ना। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है कि महिलाओं में जो एग या अंडे बनते हैं वो किस दिन पर बनते हैं, तो ये बनते हैं 13 से लेकर 15 दिन। आप सबको पता है कि महिलाओं में एक मासिक धर्म होता है ना। अगर महिला का जो मासिक धर्म है वो मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो अलग अलग होगा, है ना, वो अलग अलग होगा, है ना। किसी का 21 दिन, किसी का 28 दिन, किसी का 35 दिन। लेकिन जिस दिन से मासिक धर्म शुरू होता है उसके अगले 13 से लेकर 15 यानी कि लगभग 14वां दिन एग्जैक्ट माना जाता है, पर कभी कभार एक दिन आगे पीछे, उस दिन ओवरी यानी जो अंडाशय होती है, उस ओवरी या अंडाशय से क्या होते हैं? एग बनते हैं।
तो जो अंडाशय अर्थात ओवरी होती है, इस ओवरी से क्या बनते हैं? एग बनते हैं, है ना। और अंडाशय से जब एग का फॉर्मेशन होगा, है ना, जब अंडे बनेंगे तो ये जनरली 14th डे बनते हैं, है ना, 14वें दिन। तो इसीलिए 13 से लेकर 15 दिन के बीच में ये होगा। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो एग बन रहे हैं, अगर इसी समय इन एग से कांटेक्ट स्पर्म से हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में प्रेगनेंसी के हाई चांस होते हैं, यानी कि, है ना, जो मतलब कि गर्भ धारण करने का जो सबसे बेस्ट समय होता है वो यही होता है। तो अगर जिन कपल्स को या जिन युगल दंपत्ति को अगर उन्हें बेबी प्लान करना है या फिर, है ना, वो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर वो, है ना, इन दिनों का ध्यान रख सकते हैं, है ना। इसी दिन एग बनता है, ओवरी से बाहर आएगा, है ना। बाहर आने के बाद, है ना, फिर आपको पता है एक ट्यूब होती है जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब में रहेगा और 1-2 दिन तक वो वहां पर रहता है एग। और उसी समय अगर स्पर्म पहुंच गया, उससे कांटेक्ट हुआ तो जाइगोट बन जाएगा, फिर ऐसे ही बच्चा विकसित हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद अगर हम लोग अगले तरफ आए तो प्रोकैरियोटिक, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक में आपको पता है न्यूक्लियस। भाई प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा झिल्ली होता है, राइबोसोम होता है, ये बाकी सब होते हैं। अभी आपने ये देखिए बैक्टीरिया की अगर आप इमेज देखिए, राइबोसोम भी है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है, लेकिन यहाँ पर आपको न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या है? न्यूक्लियस है ना, केंद्रक है। तो इस प्रश्न को भी आपने यहाँ पर समझ लिया। फिर उसके बाद अगर हम अगले सवाल की तरफ आए तो अगला सवाल जो है वो निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? यानी कि मानव को या जो ह्यूमन स्किन है उसको कलर कौन देता है? तो मानव त्वचा को रंग देने के लिए जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल, है ना, कौन होता है? तो ये जो जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनको कहा जाता है क्या? है ना, ऑप्शन ए हेमोग्लोबिन नहीं, क्या फ्लावोनाइडेट्स नहीं, है ना, मेलानिन में होता है क्या? यस, है ना, मेलानिन होता है। मेलानिन क्या है ना, मेलानिन एक तरह का ये सब्सटेंस यानी कि पदार्थ होता है। और ये क्या करता है? ये करता है एक तो हेयर, बाल, दूसरा आईज, आंखें, और तीसरा स्किन, यानी इनको ये कलर देता है ना, इनको ये कलर देता है। मेलानिन जितना ज्यादा मौजूद होगा, मेलानिन का अमाउंट अगर ज्यादा होगा, है ना, तो स्किन का जो कलर है ना, त्वचा का जो रंग है ये भी क्या होगा? है ना, डार्क होगा, है ना, गहरा होगा। और मेलानिन जितना कम होगा, है ना, उतनी ही त्वचा क्या होगी? है ना, यहाँ पर आपको कम गहरी आपको देखने को मिलेगी। तो मेलानिन एक सब्सटेंस, एक पदार्थ है। देखिए, मेलानिन इज अ पिगमेंट मेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल, और ये मेलानिन ऐसा पदार्थ होता है जो मेलेनोसाइट नामक कोशिकाओं से बनता है। मेलेनोसाइट नाम की कोशिकाएं होती हैं जिनसे मिलकर ये बनता है। और इट डिटरमाइंस द टोन एंड कलर ऑफ स्किन, हेयर एंड आइरिस ऑफ द आइज, है ना, वही चीज जो मैंने आपको बताया। तो कुल मिलाकर यहां पर अगर बात देखी जाए तो हमारा ये जो एमपी कांस्टेबल का है ना एक नया बैच है वो 22 सितंबर से, है ना, शाम को 5 से 8 बजे प्रारंभ हो रहा है ना। तो आप आकर अगर चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहा, तकरीबन हम लोगों ने 23 से 24, है ना, प्रश्नों को हमने अटेम्प्ट किया, है ना। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप बने और जुड़े रहिएगा, है ना, हमारी इस उड़ान एकेडमी के साथ। सीखते रहिए और साथ ही साथ बने रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कुछ और दिलचस्प और इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।